सो हाय गाइस, वेलकम ऑन योर चैनल एससी एजुकेटर्स। मैं आपका सीए गिरीश अग्रवाल तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू गाइस फॉर सच अ लवली सपोर्ट। हमने ऑलरेडी इस चैनल पे 200 प्लस सब्सक्राइबर्स कर लिए जब ये वीडियो शूट हो रहा था। और उसी के साथ साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हमारा चैप्टर 1 ऑफ बीएसटी पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसके पूरे वीडियोस पे ऑलमोस्ट मैं सारे वीडियोस का अगर ऐड करूँ तो 5-6 वीडियोस आए तो ऑलमोस्ट 500-600 व्यूज आ चुके हैं टोटल सारे वीडियोस को मिला के। तो थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ लवली सपोर्ट, इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग अस। चैनल बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर से बोलूंगा, चैनल छोटा बड़ा ज़्यादा बहुत तेज है। तो आज हम आपसे शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका नाम है गाइस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो बच्चे वड़कम स्वागतम मुझको पहली बार देख रहे हैं, हाय गाइस, मैं सीए गिरीश अग्रवाल, मैं एससी एजुकेटर्स पे आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जब हमें प्रिंसिपल ऑफ करना है तो उसके लिए एक चीज बस आनी जरूरी है कि सर मैनेजमेंट क्या होता है। तो सर मैनेजमेंट एक प्रकार का हमारा कहीं ना कहीं गाइस क्या है, एक तरीके का प्रोसेस होता है जहां पे जो भी हमारा टास्क है, जो भी हमारा काम है, उस काम को हमें कैसे पूरा करना है। एक है इफेक्टिवली और एक है एफिशिएंसी के साथ। कैसे पूरा करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंसी। इफेक्टिवली का मतलब क्या है, जो भी मुझे टास्क दिया है, जो भी मुझे काम दिया है, उस टास्क को, उस काम को मुझे टाइम पे पूरा करना है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट। तो इट्स अ प्रोसेस। लेकिन गाइस जब हम मैनेज करते हैं तो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ साइंस में कि मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का मतलब बताऊं, प्रिंसिपल्स कुछ नहीं होते, वो एक तरीके की गाइड जनरल गाइडलाइंस है। क्या वो एक तरीके के जनरल गाइडलाइंस है जो कोई भी इंसान बिजनेस करते हुए ध्यान रखेगा। जो कोई भी इंसान बिजनेस करते हुए जिसको ध्यान में रखते हुए चलना है, उससे हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। तो सर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, यस गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल्स दो लोगों ने दिए थे। उनमें से एक महान आदमी का नाम था फेयोल। मैं इनको बोला था फेयोल चचा। कौन? फेयोल चचा। और चचा ये है हमारे फेयोल चाचा जी, हेनरी फेयोल। इनकी उम्र कब से जन्म हुआ था? 1847, जो इंडिया में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था 1925 से। एक पहला सवाल जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि बाय प्रोफेशन वो क्या थे। बाय प्रोफेशन हेनरी फेयोल चचा जी क्या थे? तो ही वॉज अ माइनिंग इंजीनियर। क्या थे गाइस? हेनरी फेयोल जी क्या थे बाय प्रोफेशन? ही वॉज इनटू द माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर के रिलेटेड थे। अब गाइस शुरू करते हैं। माइनिंग इंजीनियर थे। कौन से प्रिंसिपल्स दिए, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स दिए, आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया था, उसका नाम एकदम सिंपल सा है, डिवीजन ऑफ वर्क। एकदम सिंपल सा एग्जांपल लूंगा गाइस। आज सपोज मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, मेरे सपनों का घर। उस घर पे मुझे एक आदमी चाहिए होगा जो उस घर का बेस वगैरह बना रहा हो। एक अंदर का कारपेंटर चाहिए, एक इंटीरियर चाहिए, एक मुझे पेंटर चाहिए, मुझे इतने सारे अलग अलग लोग चाहिए। तो क्या मैं एक ही इंसान से सारा काम करा रहा हूं? नहीं। फेयोल चचा क्या बोले, जितना भी तुम्हारे पास जीवन में काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। जैसे कि कंपनी की बात करें तो एक कंपनी में कुछ लोग प्रोडक्शन करो। अरे क्या हो गया इसको? कुछ लोग प्रोडक्शन करो, कुछ लोग परचेज करो, कुछ लोग सेल्स करो और कुछ लोग मार्केटिंग करो। तो अलग अलग काम को डिवाइड किया। अब यहां पे मैं हर एक इंसान से वो ही काम करवाता हूं जो अच्छा है। बेस्ट एग्जांपल एससी एजुकेटर इज अ चैनल, जहां पे मैं अकेला आपको नहीं पढ़ा रहा। क्या हम तीनों में से आपको बता दूं तो तीनों एजुकेटर्स ऐसे हैं जो आपका अकाउंट्स भी पढ़ा सकते हैं, इको भी पढ़ा सकते हैं, बीएसटी भी पढ़ा सकते हैं। बट हमने यहाँ पे क्या किया, काम को डिवाइड। कुछ एजुकेटर्स अकाउंट्स ले रहे हैं, एक एजुकेटर नवीन सर, साहिल सर आपको इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, मैं आपको बिजनेस स्टडीज दे रहा हूँ। बताए कैसे? यहाँ पे हमने काम को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया बताए? ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स।
साहिल सर अकाउंट्स में एक्सपर्टीज है तो साहिल सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, नवीन सर भी अकाउंट्स में एक्सपर्टीज है तो नवीन सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, मुझे थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज आता है पढ़ाना तो बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं। तो हर एक इंसान वो ही काम, वो ही टास्क, वो ही एक्टिविटी कर रहा है जिसमें बढ़िया है। अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट इज टू परफॉर्म ईच एंड एवरी, मतलब हर एक काम को परफॉर्म करने वाला वो ही इंसान होगा। क्या गाइस? हर एक काम को परफॉर्म करने वाला वो ही इंसान होगा जो कहीं ना कहीं उसमें क्या है, जो कहीं ना कहीं उसमें एक्सपर्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क की हम बात कर रहे थे, तो गाइस नवीन सर एनजे इज एक्सपर्ट इन अकाउंटेंसी, एसजे इन एक्सपर्ट्स इन इको, और गिरीश सर थोड़ा बहुत जी सीजीए इज एन एक्सपर्ट विद इन बीएसटी। तो यहाँ पे हमने काम को डिवाइड किया। अब हर एक इंसान, अब हर महीने भर नवीन सर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स करेंगे, साहिल सर दिन भर सिर्फ और सीको करेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ बीएसटी करेंगे। हर एक इंसान रेगुलरली और रिपीटेटिवली, क्या रेगुलरली और रिपीटेटिवली एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अकाउंट्स वाले अकाउंट्स, इको वाले इको, बीएसटी वाले बीएसटी। और इस काम को जब आप रेगुलरली रिपीटेटिवली बार बार कंटिन्यूअसली करते चले जाओगे, एक ही काम को, सुबह भी मैं बीएसटी पढ़ा रहा हूं, दोपहर रात को, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट। पता है मेरे को एक मूवी का डायलॉग याद आता है, एक मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक उसका कोच बोलता है कि मुझे तेरे 10,000 मूव से टेंशन नहीं है जो तूने एक बार प्रैक्टिस की, बट मुझे तेरे उस एक मूव को देखना है जिसको तूने 10,000 प्रैक्टिस की। हर एक बैट्समैन को हर शॉट आता है, बट हर एक बैट्समैन का एक ऐसा शॉट होगा जो उसको आता है बहुत एक्सपर्ट तरीके से। तो जिस काम में आप अच्छे हो उसी काम को आप रेगुलरली कंटिन्यूअसली करते चले जाओ, उससे आप क्या हो जाओगे, ए स्पेशलाइज्ड। तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फोकस करता है कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति वो ही काम, वो ही एक्टिविटी कर रहा है जिसपे वो अच्छा है, उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन। क्या होगा, स्पेशलाइजेशन। कि भाई अब सीधी सी बात है, पहले एक इंसान एक दिन में 10 यूनिट बनाता था, अब वो एक ही 10 यूनिट बना के शायद तक 12 बनाने लग जाएगा, या 12 की जगह 15 बनाने लग जाएगा, बिकॉज ही बिकम अ स्पेशलाइज्ड। जैसे हमारी मॉम है, अब मॉम खाना बना के शी बिकम्स अ स्पेशलाइज्ड। आपके पापा दुकान चला के उसमें स्पेशलाइज्ड हो गए। हो सकता है पहले 10 यूनिट बनाने में 10 घंटे लगते थे, अब वही सेम यूनिट्स बनाने में, सेम आउटपुट बनाने में हमारा कम एफिशिएंसी, कम मेहनत में काम हो रहा है। तो गाइस जो हमारे 10 यूनिट बनाने में जितना हमें समय लगता था, शायद तक अब 8 घंटे में हो जाए, शायद तक 7 घंटे में हो जाए। क्यों? बिकॉज वी आर स्पेशलिस्ट। तो ये है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, जहां पे ईच एंड एवरी पर्सन इज असाइन्ड अ टास्क बेस्ड ऑन हिज एबिलिटी, और वो ही इस टास्क को अगर बार बार कंटिन्यूस लगातार करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं वो हो जाएगा एक तरीके का स्पेशलाइज्ड। डन है कि नहीं? स्पेशलाइजेशन क्लियर है, स्पेशलाइजेशन क्लियर है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ड क्या है? अथॉरिटी, मैं लिख के पढ़ा हूं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस। जैसे आपके पापा के पास पावर है कि वो आपको काम दे सकते हैं, दैट्स अथॉरिटी। और जिसके पास पावर है, अब सपोज आपके पापा ने आपको टास्क दिया है, तो हमें इसको एकदम ओबीडियंटली फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? जो भी हमारे पापा ने हमें टास्क दिया है, हमें काम दिया है, हमें कहीं ना कहीं इसको एकदम ओबीडियंटली फॉलो करना पड़ेगा। जो टास्क दिया है, काम दिया, अच्छे से पूरा करो। तो दैट्स द अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या? आपके पापा ने आपको काम दिया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको पूरा करो। दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है कि मैं किसी को काम दे सकता हूं, पापा ये काम मुझे दे रहे, दैट्स अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आपके पास क्या जिम्मेदारी है, क्या फर्ज है, आपको पूरा करना। अथॉरिटी का मतलब पावर, आप किसी को क्या काम दे सकते हो, और जिसको हम जो भी काम दे रहे हैं, जो भी टास्क दे रहे हैं, उसको सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल, इसे हम बोलते हैं अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि जो टास्क मुझे दिया है, जो काम मुझे दिया है, उसको पूरा करना।
अब हेनरी फेयोल, ये तो समझ आ गया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंसी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन, क्या जिम्मेदारी, क्या टास्क हमें पूरे करने हैं। अब गाइस 3 चीज हो सकती है। फर्स्ट, अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा, अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 चीजें मैंने क्या बोली? फर्स्ट, अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट, अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस यहां पे हम पावर को समझते, पावर तो अथॉरिटी को। आपके पास पावर है 10 लाख रुपए खर्च करने का, आपके पास जिम्मेदारी है सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए लेके। पावर कितना है? 10 लाख का, काम है सिर्फ 3 लाख का। यहां पे मेरे पावर्स आर मोर देन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मेरे पास पावर ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, किसी भी काम को पूरा करने के लिए मेरे पास पावर ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो क्या हमारा टास्क कभी भी पूरा हो पाएगा? क्या जो भी मेरा टास्क है, जो भी मेरी जिम्मेदारी है, क्या पूरा हो पाएगा? यस, टास्क तो पूरा हो जाएगा, टास्क बिल्कुल पूरा हो जाएगा। 10 लाख है, 3 लाख रुपए का काम है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये नहीं लगता जो बचे हुए 7 लाख है, हम उसका कहीं ना कहीं मिसयूज करेंगे? जब मेरे बचे हुए जो 10 लाख और 3 लाख, जो 7 लाख एक्स्ट्रा है, हम उस 7 लाख को कहीं ना कहीं बर्बाद करेंगे कि नहीं? तो दैट इज मिसयूज। जब भी अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक ही चीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं मिसयूज ऑफ पावर। हम हमारे पावर का, हम हमारी शक्तियों का, मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यही है इंसान के पास जब पावर ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू जिम्मेदारी, हम क्या करेंगे? पावर्स का मिसयूज। जब कहते हैं ना कि आप ऐसे, इसमें एक बेस्ट प्रैक्टिकल मॉरल एग्जांपल लेता हूँ। कई बार हम बच्चों को, 12th के बच्चों को अभी आप आईफोन दे दे रहे हो, किसी के घर गाड़ी दे देते हैं, किसी के घर पे पैसे बहुत ज्यादा दे देते हैं, तो ये पावर्स ज्यादा दे दिए। तो जब पावर्स आते हैं तो देयर इज अ मिसयूज। तो ज्यादा पावर्स, मिसयूज। अब आपका अथॉरिटी है 1 लाख की, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 लाख की। पैसा ही 1 लाख खर्च कर सकते हो, पर जिम्मेदारी 3 लाख की है। कुछ भी हो जाओ, क्या यहाँ पे टास्क पूरा होगा? क्या यहाँ पे अब हम टास्क को पूरा कर पाएंगे? जल्दी से बताओ, इस सिचुएशन में क्या अब हम टास्क को पूरा कर पाएंगे? ना, टास्क ही पूरा नहीं हो पाएगा भाई। 3 लाख रुपए का काम है, पावर ही 1 लाख की है। क्या टास्क पूरा होगा? क्या टास्क पूरा होगा? क्या हमारा टास्क पूरा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई याद रखना, जब अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इससे होगा मिसयूज। और जब अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारा टास्क ही पूरा नहीं होगा। इसलिए हमारे फेयोल चच्चा जागे। कौन से चच्चा जागे? हमारे फेयोल चच्चा जागे। और फेयोल चच्चा ने क्या बोला? अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर शुड बी अ बैलेंस। क्या होना चाहिए? बैलेंस। किसके बीच में? एक बैलेंस होना चाहिए। किसके बीच में? द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी पावर्स है, वो पावर्स किसके बराबर होनी चाहिए? मां मेरी जो शक्तियां है, जो हमारे पावर्स है, वो किसके बराबर होनी चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सो अगर 3 लाख का काम है, तो पावर भी 3 लाख की होनी चाहिए। ये होता है करेक्ट सिचुएशन। क्लियर? फिर से इस प्रिंसिपल को रिवाइज करेंगे। अथॉरिटी का मतलब होता है सामने वाली पार्टी को ऑर्डर देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो टास्क हमें पूरे करने हैं। तो देयर शुड बी अ मैच। जब अथॉरिटी ज्यादा होगी तो मिसयूज, जब अथॉरिटी कम होगी तो टास्क पूरा नहीं होगा। इसलिए चच्चा ने क्या बोला? अथॉरिटी को किसके बराबर रखो? रिस्पॉन्सिबिलिटी। डन। यहां तक सेकंड प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। जितना भी काम है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। हर एक इंसान से हम वही काम करवा रहे हैं जिसमें वो अच्छा है, क्योंकि वही काम अगर बार बार कंटिन्यूसली करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूसली करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज। डन। 2 प्रिंसिपल्स हो गए। चलो अब 3 से प्रिंसिपल की ओर चलते हैं। देखो, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी, कमेंस्ट्रेट। ये वर्ड याद रखना। कमेंस्ट्रेट मतलब बैलेंस देयर शुड बी। अथॉरिटी 2 तरीके की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फॉर्मल तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इनफॉर्मल जो हमें इनफॉर्मल ग्रुप से मिलती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। बहुत सारी चीजें हैं, मैं अपने हिसाब से पहले प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन समझाऊंगा, फिर हम एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे। आज हम ये 3 ही प्रिंसिपल करेंगे, फिर नेक्स्ट में 3-4 ऐसे 3 सेशन मोस्टली हमारे हेनरी फ्योल के होंगे। एक हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल का होगा, 1-2 हमारे टेक्निक्स के, तो 3, 4, 5, 6, 7 सेशंस का बैठेगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर बिजनेस में। तो नेक्स्ट मंथ तक हमारा टारगेट रहेगा। मैं नेक्स्ट मंथ तक का सिंपल सा बता दूं तो अप्रैल मंथ में हमारा प्लानिंग है कि मैं आपको 4 एक चैप्टर खत्म करा दूंगा, 3 से 4 चैप्टर अप्रैल मंथ में, वैसे हर महीने 1-2 2-2 चैप्टर खत्म करा दूँ। सिंपल सा प्लान है कि जून से या जुलाई तक ऑलमोस्ट आपका 10 चैप्टर तक मैं खत्म कर दूं, फिर वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। तो देखते हैं तब तक चैनल कितना बढ़ता है, वी हैव 1K 2K या 200-300 कहाँ पे रहते हैं, फिर हम प्लान करेंगे, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आज एक सक्सेसफुल रहना है तो 2 RR फॉलो करने बहुत जरूरी है। एक है रूल्स और एक है रेगुलेशन। हर किसी सबऑर्डिनेट को जिस भी वो ऑर्गेनाइजेशन में है, उस ऑर्गेनाइजेशन के कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने ज़रूरी है, भले ही वो एम्प्लॉय हो या भले ही वो एम्प्लॉयर हो। हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन के, अब फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, नवीन सर इज़ माय बॉस अभी राइट नाउ, नवीन सर हमारे हेड है, बट स्टिल जो भी रूल्स है रेगुलेशन है वो उन पे भी अप्लाई होते हैं और मुझ पे भी अप्लाई होते हैं। सारी जगह रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे। सेकेंड पॉइंट है इसका गुड सुपीरियर। जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मैं नियमों को फॉलो करूं, तो हमें मेक श्योर करना है ना कि सुपीरियर भी अच्छा हो। आज मेरा बॉस ही ऑफिस अगर 6 घंटे लेट आने लगे तो क्या मैं भी लेट आऊंगा? क्या मैं खुद लेट आऊंगा? आज मैं आपको बता दूं, मैं पहले ऑफिस में 2-4 दिन लेट आता था, लेकिन मैं हमेशा नोट किया कि नवीन सर हमेशा टाइम पे 10 बजे आ जाते थे। इट्स अ साइन कि वो गुड सुपीरियर है। वो सुपीरियर अच्छे है कि टाइम पे आ जाते हैं, टाइम पे उनको जो काम बोले जस्ट टाइम पे भी उनकी रिकॉर्डिंग होगी, उस रिकॉर्डिंग के 10 मिनट पहले वो गेट के बाहर खड़े मिलेंगे या रेडी रहेंगे, सर बोलो कब करना है। अगर सुपीरियर अच्छे होते हैं तो उसको ध्यान में रख के सबऑर्डिनेट भी हो गया। बेस्ट एग्जांपल, अगर आपके टीचर डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ा रहे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। अगर टीचर ही डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ा रहे, टीचर ही अगर रेगुलर ही नहीं पढ़ा रहे, तो कोई फायदा है क्या? क्या बोलते हो गाइस? अगर यही टीचर्स आपको रेगुलर या डिसिप्लिन ही नहीं पढ़ा रहे तो कोई फायदा है क्या? नहीं। हमें कहीं ना कहीं पहले अच्छे सुपीरियर्स चाहिए। नेक्स्ट, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, इनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर किसी को ये रूल्स एंड रेगुलेशन, हर किसी को ये टर्म्स एंड कंडीशन एकदम क्लियरली फॉलो करनी। सारी चीजें क्लियर। जब मैंने स्टडी सर्कल ज्वाइन किया तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, सारी चीजें मैंने अपनी बता दी, उनने अपनी बता दी, तो सब चीजें क्लियर हो गई। जब भी कहीं काम करो तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी एग्रीमेंट बन रहा है एकदम क्लियर, सब चीजें लिखवा लो। इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, आपके साथ ABCD टास्क रहेंगे, आपको इस टास्क का ये मिलेगा, ऐसा होगा, ये होगा। सारी चीजें जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, वी शुड क्लियरली, एकदम क्लियरली बता दो, क्लियर एंड फेयर, सब चीजें खुली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ छुपा, हिडन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। से गाड़ी लेते हैं, लिखा था ना गाड़ी 6 लाख शुरू में ले रहा था 10 तक चालू, सब टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो सारी चीजें एकदम क्लियर कट अच्छे से हमें बता देनी। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। अब एक और वर्ड, सारे यही वर्ड्स है, उसके अलावा कोई वर्ड नहीं मिलेगा। एक और, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। अब सर ये बहुत भारी लिखवा दिया, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। सर क्या होता था, एक ऑफिस है, एक ऑफिस में 2 लोग थे, एक था टॉप लेवल वाला और एक था सब वर्कर। अब इस वर्कर की पगार है सर महीने के 10,000 और इस टॉप लेवल की पगार है महीने की सर 10 लाख रुपए। अब ऑफिस में सिंपल सा रूल था पहले कि जो कोई भी ऑफिस लेट आएगा उसको 500 रुपए का दंड लगाया जाएगा।
अब ये बेचारा ऑफिस अगर 4 दिन लेट आ गया तो इसके तो 2000 गए, कितना 20%। अब ये इंसान 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये क्या बोलता है, काम कर भाई मैं 20 दिन लेट ही आऊंगा, काट ले मेरे 10,000 रुपए। उसको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? जो महीने का 10 लाख कमा रहा है उसकी जगह 9,90,000 कमाएगा, फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो इस बेचारे की तो 20% पगार गई, इसकी तो सिर्फ 1% पगार गई। क्या ये पेनल्टी सही तरीके से लगी? एक को दंड दिया जा रहा है 20% का, बेचारा जिसपे 2 दिन गया, एक बोल रहा है मैं तो 20 दिन नहीं आ रहा, उसको 1% का। बेचारा अगर ये 20 दिन ना आए, ये 20 दिन ना आए, लेट हो जाए, इसकी तो पूरी पगार ही खत्म। वो आए काम करे नहीं करे कोई मतलब, फिर ये तो गया। तो जुडिशियस एप्लीकेशन क्या बोलता है, एक काम करो, क्यों ना हम परसेंटेज लगा दें। अगर तुम 10 दिन तक हर एक का परसेंटेज की फिक्स कर दिया 10%, 10 छुट्टी से ज्यादा मारी तो 10%, इसका कितना लगेगा 1,000, और इसका कितना हो जाएगा 1,00,000। अब बराबरी आई ना, इसको भी 10%, इसको भी 10%। दैट इज कॉल्ड जुडिशियस एप्लीकेशन, कि भाई लेवल को देख के पेनल्टी लगाओ। तो सबसे नंबर्स बस फिक्स कर दिया, 1% अक्रॉस ऑल द लेवल, 2% अक्रॉस ऑल द लेवल, 3% अक्रॉस ऑल द लेवल। दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियस, कि हर किसी को एक फिक्स नंबर नहीं किया, 4,000 5,000 नहीं, परसेंटेज कर दो। तुम्हारी पगार का जो भी उसका 1% कटेगा, तुम्हारी पगार का जो है 2% कटेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। ठीक है। और लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, कमिटमेंट। जो आपने वादा किया है आपको निभाना पड़ेगा। बेस्ट। आज एक बॉस था, ये इसने अपने वर्कर्स, नुन्नू वर्कर्स को क्या बोला कि भाई तुम महीने के 10,000 रुपए कमा, तुम डबल शिफ्ट करो, मैं तुमको 30,000 रुपए दूंगा, बट जो ये टारगेट है 10,000 यूनिट। अगर तुमने 10,000 यूनिट एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा तुम दिन के 10,000 बनाते थे, अब अगर तुमने डबल शिफ्ट करके ये एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट्स बना दिए, तुमने अपने वादे को पूरा किया, तो मैं तुमको 30,000 रुपए दूंगा, डबल की जगह ट्रिपल। तो यहां पे बॉस ने अपने एम्प्लॉय से कमिट किया, वादा किया कि भाई साहब तुम एक्स्ट्रा काम करो, तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, अगर तुम उस काम को पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 की जगह कितनी पगार देने वाला हूं, मैं आपको यहां पे 10,000 के बदले दूंगा 30,000 पगार। मैंने कमिट किया, मैंने वादा किया। अगर वर्कर्स ने अपने कमिटमेंट को पूरा कर लिया, मतलब वर्कर दिन रात मेहनत करके कुछ भी करके 10,000 यूनिट्स बना लिए, वर्कर्स ने क्या पूरा कर दिया अपना टारगेट, तो क्या वर्कर्स हकदार है कि नहीं 30,000 की सैलरी का? यस। अब एज अ डिसिप्लिन वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप डिसिप्लिन की बात आ जाती है। डिसिप्लिन ना, पापा बोले, पापा तो सिर्फ बोलते रहते नहीं, बट किसी पापा ने वादा कर दिया 12 पास होके तुम आईफोन, तो एज अ प्रिंसिपल और डिसिप्लिन 12 पास होने का तो आपके पापा को आईफोन दिलाना चाहिए, तभी अच्छे रिलेशन रहेंगे, तभी आप अपने पापा की वैल्यू करोगे, तभी आप अपने पापा को मानते हो ना कि पापा मेरे जबान के पक्के हैं। तो यहां पे आती जबान। अगर सुपीरियर ने कुछ कमिट किया है, कुछ वादा किया है, सबऑर्डिनेट उस काम को पूरा कर रहे हैं, तो सुपीरियर को बोनस मिलना चाहिए कि नहीं? क्या गए, सुपीरियर को कहीं ना कहीं बोनस मिलना चाहिए। यस। तो वी नीड टू हैव गुड सुपीरियर्स। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो फिर से प्रिंसिपल डिसिप्लिन क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन निभाओ, अच्छे सुपीरियर्स रखो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है क्लियरली डिफाइन करो, जुडिशियस एप्लीकेशन की लेवल एक फिक्स अमाउंट ना करके परसेंटेज फिक्स कर देना, और लास्ट है कमिटमेंट, कुछ वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप अच्छा लगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो। अभी नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट के पार्ट में जो आपका 2 दिन बाद आएगा। चलो टाटा, बाय बाय, बाय गाइस।